everybody, very warm welcome to the session my rock stars. I hope सब बढ़िया है and doing all good. तो आज वापस से उसी क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगी कि मैम ग्रामर इतनी डिफिकल्ट, इजी बनाओ मैम, टिप्स एंड ट्रिक्स मैम इजी वे में समझा दो ताकि अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। भाई करेंगे ना, आज भी वही करेंगे। कौन से टॉपिक को लेकर आए हो? समथिंग जिसको लेके लोग ना ऐसे करते रहते हैं, वो वाली इमोशन आज निकाल देंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आज करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये है हमारी आज की टॉपिक। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन विद द रूल्स। कुछ ज्यादा हाइप अप नहीं किया है, सिंपल 2 स्लाइड्स में सारे रूल्स हैं और आपको सिंपल एग्जांपल्स के साथ रूल समझाएंगे ताकि क्वेश्चंस इजीली बन जाए। ठीक है, शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब। ये तो भाई बच्चों वाली बात है और ये हमारा किंग रूल है, क्राउन रूल है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ये चीज आपको क्राउन रूल बना के अपने सिर में ऐसे ऊपर लगा के रखना है और बाकी जो रूल्स ऐसे इनकमिंग होगी वो इनको ऐसे बिठाया हुआ है ना, इन्हीं के थ्रू अंदर जाएगी। ठीक है, वैसे करना। ये क्राउन रूल है भाई, इसको नहीं भूल सकते हैं। एंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा प्लूरल वर्ब। इनके कुछ कुछ कभी एक्सेप्शंस भी निकल जाते हैं। जैसे कि एक घर में सारे अच्छे बच्चे हैं, उनमें से एक बदमाश निकल ही जाता है, वैसे ही कुछ एक्सेप्शंस निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल भी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर, प्लूरल विल टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। याद रखना, मत भूलना। Come to the second one, rule 1B. This says subjects that are collective nouns take singular form. Collective noun क्या होता है भाई? जैसे कि आर्मी, टीम, और क्या बन गया? बनाओ बनाओ एक के बाद एक। जो भी कलेक्टिव नाउन्स होता है ना, झुंड साथ में, क्राउड हो गया, हर्ड ऑफ शीप हो गया, choir ऑफ म्यूजिशियंस हो गया। सो जो भी कलेक्टिव नाउन्स है ना, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक झुंड होके एक ही काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल choir ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, तो ये choir इज प्लेइंग अ सॉन्ग और अ स्पेसिफिक ट्यून। वो पूरा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस सारे अपना अपना इंस्ट्रूमेंट्स बजा के एक ही गाना बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई दिल में मेरे है दर्द डिस्को के साथ तुम ही हो साथ में ट्यून हो रहा है, नहीं। दो अलग अलग नहीं, एक ही चीज का एग्जीक्यूशन पूरा टीम कर रहा है। राइट, क्रिकेट मैच हो रहा है, ऐसा नहीं कि भाई विराट कोहली इंडिया के लिए खेल रहा है और रोहित शर्मा चला गया टीम अमेरिका के लिए, ऐसा तो नहीं, साथ में खेल रहे हैं ना। ये अपने अलग अलग टीम्स भी नहीं बने, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करे सारे एक साथ। तो दैट इज व्हाई इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए 2 वर्ड लिख दूंगी, आर्मी या टीम, ताकि आपको इजीली याद रहे। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, द सेकेंड रूल, subjects that are joined by and take plural verbs, but sometimes 2 nouns connected by and still represent a single entity and take singular verb. कैसे समझते हैं? तो अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल रामू एंड शामू, अगर मैंने यहाँ पे रामू के साथ शामू को एंड से जोड़ा है तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे? आर गोइंग टू द मॉल, आर आएगा। अगर सिर्फ शामू होता, शामू का हो जाता इज गोइंग टू द मॉल, लेकिन रामू एंड शामू 2 अलग सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। अलग अलग इंडिविजुअल्स को साथ में लेके उनके बारे में एक बात हो रहा है, तो एंड का आएगा प्लूरल।
एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैंने बोला गीता एंड बबीता, कौन है भाई ये लोग? धाकड़ है ना। तो गीता एंड बबीता डैश प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट। तो इस प्रैक्टिसिंग या आर प्रैक्टिसिंग सिंपल है, इतना इजी है आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को मैंने एंड से जोड़ा हुआ है। बट कभी कभी क्या होता है, ये एग्जाम्पल मैं अलग कलर से लिखूंगी, ये जब मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर डैश अ क्लासिक ब्रेकफास्ट, इसमें इज या आर आएगा? क्या आएगा? ब्रेड एंड बटर। बोलोगे मैम आर आएगा ना, दो अलग इंडिविजुअल, नहीं, इसमें आएगा इज। क्यों इज आएगा? बिकॉज ये जो दो इंडिविजुअल्स है ना, ब्रेड और बटर, इन दोनों को साथ में लगा के खाते हो, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे लिखा था राइस एंड wheat dash mentioned in the shopping list, राइस एंड व्हीट डैश मेंशन्ड इन द शॉपिंग लिस्ट, अगर ये सेंटेंस था, वहां पे क्या होता है, राइस एक अलग चीज है, व्हीट मतलब गेहूं एक अलग चीज है, तो दो एकदम अलग चीजों के बारे में जब बात कर रहे हैं एंड लगा के, तब वहां पे आएगा आर मेंशन्ड इन द शॉपिंग लिस्ट। बट ब्रेड एंड बटर जब यूज किया ना हमने, ऐसा नहीं कि ब्रेड का एक बाइट लिया और बटर का एक स्कूप लेके चम्मच डाल के मुंह में दे दिया, नहीं ना, ब्रेड लेते हैं, बटर लगाते हैं, फिर खाते हैं। तो साथ में यूसेज होता है, कंबाइंड यूसेज है, मैं इसको लिख रही हूँ तुम्हारे समझने के लिए, कंबाइंड यूसेज CU। सो जब भी CU दिखता है हमें या कंबाइंड यूसेज दिखता है हमें इन एनी टू नाउन्स जॉइंड बाय एन, तब वो सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। दैट्स द फंडा। जनरली दो सेपरेट इंडिविजुअल्स को या एंटिटीज को जब एंड से जोड़ते हैं तब प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन जब दो ऐसे एंटिटीज को जिनको साथ में कंबाइंड यूसेज करते हैं तब हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इजी, सॉर्टेड, क्लियर। चलो जाते हैं नेक्स्ट रूल में। Next rule, rule number 3. When two nouns are joined by, together with, as well as, along with, the verb agrees with the first noun. Rule पढ़ लो अच्छे से। It is saying जब दो nouns को किस किस phrases के साथ जोड़ते हैं, together with आ गया, या तो as well as आ गया, या तो along with आ गया, तब वर्ड सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है सेंटेंस का फर्स्ट नाउन कौन सा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। टुगेदर विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ, इनका लेंगे हम फर्स्ट नाउन। ये है रूल इन सिंप्लीफाइड वे। एग्जाम्पल्स लेते हैं। रीता along with her parents dash going for a trip.
रीता along with her parents dash going for a trip. इस सिचुएशन में इस आएगा, आर आएगा, क्या आएगा? रूल सेस अगर along with है बीच में और आगे एक नाउन नंबर 1 है, पीछे एक नाउन नंबर 2 है, या सब्जेक्ट बुला लो, नाउन बुला लो, कुछ भी बुला लो, सब्जेक्ट बुला लो या तो नाउन बुला लो, हमारा वर्ब विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट नाउन. द वर्ब डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट और फर्स्ट नाउन. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नाउन है रीता, जो कि है सिंगुलर. दस यहाँ पे आएगा इज गोइंग फॉर अ ट्रिप. Whereas अगर मैंने यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता कि the teachers as well as the principal, हाँ प्रिंसी लिखी, dash going for the seminar. अगर ये केस है, बीच में as well as है, in that case हमारा फर्स्ट नाउन यहाँ है टीचर, जो कि है प्लूरल. thus हमारा वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल, which is are. फर्स्ट केस में रीता है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब हमारा सिंगुलर है is. सेकेंड केस में टीचर्स है, प्लूरल है हमारा पहला नाउन या पहला सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब भी हमारा आ गया प्लूरल. सिंपल है. इफ द फर्स्ट नाउन, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट is singular, the verb is also singular. If the first subject is plural, the verb is also plural. घूम फिर के अगर आप देखो तो वही क्राउन रूल में हम वापस आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. तो फर्स्ट नाउन अगर या फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट नाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो वो भी वर्ब भी प्लूरल. अल्टीमेटली यही रूल है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे to the next rule, 4a. This says for fractions the verb agrees with the whole subject. Fractions क्या हो गया? हाफ, 2/3, 1/3, 1/4, ये हो गया fractions. तो fractions के केस में किसी एक चीज का हाफ बोल रहे हैं या 2/3 बोल रहे हैं, राइट? तो वो पूरा चीज सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पे वर्ब डिपेंड करता है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक ये ना कपकेक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, बोर्ड पे फिजिकली अच्छी है, मतलब ड्राइंग बुक में अच्छी है. ये 2 कपकेक्स है, ठीक है. तो यहाँ अगर मैंने बोला कि हाफ ऑफ द कपकेक्स, हाफ ऑफ द कपकेक्स, मैं डबल कपकेक का बात कर रही हूँ. हाँ, ऐसे नहीं लिखते, आपके रेफरेंस के लिए फ्रैक्शन में लिखती हूँ. हाफ ऑफ द केक्स डैश स्टिल लेफ्ट. ये हो गया सेंटेंस 1 का एग्जाम्पल. भी ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो. दूसरा, यहां आए हम एक, ये गंदा दिखने वाला पिज्जा है, ठीक है, इसका भी हाफ बना रहे हम. तो इसमें हमने लिखा हाफ ऑफ द पिज्जा डैश स्टिल लेफ्ट. 2 सेंटेंसेस है अभी हमारे पास, दोनों का ही हाफ ही लिए हम, दूसरा फ्रैक्शन नहीं लिए, इजियर समझने के लिए. तो द फर्स्ट वन सेज हाफ ऑफ द केक्स
अल्टीमेटली जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो प्लूरल है क्योंकि केक्स है, तो ये भी होगा हमारा प्लूरल। नीचे वाला जो है सेकेंड वाला, हाफ ऑफ द पिज्जा, ये हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इज लेफ्ट। तो मेन रूल इतना ही है कि अगर फ्रैक्शन का जो होल सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर फ्रैक्शन का होल सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इसका बेसिक टिप ये है कि जो सेंटेंस होगा उसका फ्रैक्शन मत देखना, उसका जो सब्जेक्ट है उसको देखना। केक है, पिज्जा है, कुछ भी है, हाफ है, फुल है, जो भी फ्रैक्शन है साइड करके मेन सब्जेक्ट को देखना। वो होल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। किंग रूल में वापस, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट रूल में, रूल 4B। रूल 4B सेज डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी एटसेट्रा, दीज टेक सिंगुलर वर्ब। क्यों भाई? अगर मैं आपको पूछूं फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, आप रिप्लाई क्या दोगे? मैम इट इज 7:46 या 7, ऐसा कुछ आप ऐसा बोलोगे। मैम इट आर 7:45, 1 2 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स, नहीं ना, एक एग्जैक्ट टाइम जो आपको दिख रहा है फेस वैल्यू वही बताओगे। तो बिकॉज फॉर एग्जाम्पल टाइम पे आपको एग्जैक्ट फेस वैल्यू दिख रहा है एक, जैसे कि 8 PM या 2:20 PM, एग्जाम्पल, एक ही वैल्यू को आप बता रहे हो, उनके सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स नहीं बता रहे हो, तो हम यूज करेंगे सिंगुलर। सिमिलरली जब हम डिस्टेंस पूछते हैं, इफ आई आस्क यू हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम योर स्कूल, तुम बोलोगे मैम इट इज 7 किलोमीटर्स, इट इज 10 किलोमीटर्स। आप नहीं बोलोगे मैम इट आर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 किलोमीटर, ऐसे नहीं बोलोगे। यू विल टेल द होल थिंग, एक एग्जैक्ट नंबर। सो बिकॉज अगेन एक एग्जैक्ट नंबर पे आता है तो सिंगुलर। सेम गोज फॉर मनी। अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो, खाना वाना खाया, मस्त डिनर किया, वेटर आया बिल देने, आपने पूछा व्हाट इज द टोटल बिल, एंड वेटर बोलता है सर इट आर 1 + 1 + 1 + 1 करते 2000 बोलने तक 1 + 1 + 1 ही किए जा रहे हैं वो, तब तक आप सो भी जाओगे रेस्टोरेंट में, ऐसा तो नहीं ना। वो बोलते हैं इट इज 2100 रुपीज, तो एक फेस वैल्यू वापस से दिखाते। सो अल्टीमेटली ये सारे चीजें एक फेस वैल्यू पे ही आते हैं, एंड दस एक चीज दिखा रहे, एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स पे। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल 5 सेज मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है भाई? डेफिनेट प्रोनाउंस पता है, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब हमें पता नहीं हम किसके बारे में, इनडेफिनिट, नॉट डेफिनेट या नॉट स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सारे जो वर्ड्स है ना, नो वन, एनी वन, समवन, ये सारे हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। एंड 90% of the indefinite pronouns take singular verb. 10% बच जाता है ना, उस 10% को हम 5A में लाएंगे, पहले 5 के साथ डील करते हैं। तो 90% of the singular pronouns, I mean indefinite pronouns, मैं एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ यहाँ पे, someone, anyone, nobody, somebody, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है 90% ऑफ देम आर सिंगुलर इन नेचर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसके बारे में एग्जैक्टली बोल रहे हैं। समबडी मतलब एक पर्सन, एनीबडी मतलब कोई एक पर्सन, नोबडी मतलब कोई नहीं, और ग्रामर में कोई नहीं मतलब जीरो, तो सिंगुलर में ही आएगा वो, प्लूरल में तो जाएगा नहीं। तो दे आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल प्लूरल।
कमिंग टू 5A, 5A बोलते हैं सम इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो यहाँ का 90 है ना, उसका 10% अभी यहाँ पर आया, तो वो 10% प्रोनाउंस कौन से वाले हैं इंडेफिनिट? बोथ, फ्यू, मैनी, ये तो वर्ड से ही प्लूरल लग रहे हैं। बोथ मतलब एक से ज्यादा, दो, फ्यू मतलब अगेन एक से ज्यादा, मैनी मतलब भी एक से ज्यादा। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो बाय नेचर ही प्लूरल है, उनके साथ प्लूरल ही ना लगाएंगे। किंग रूल, क्राउन रूल तो है ही अपने पास, इतना इजी है। लाइक बोथ द पेंसिल्स आर माइन, फ्यू ऑफ द नोटबुक्स आर माइन, बाकी किसी और के। तो दैट्स इट, इतनी ही इजी। कमिंग टू रूल 6, when either of, neither of is used as as subject, it uses singular verb। मतलब कभी भी स्टेटमेंट में या सेंटेंस में अगर हम either of या neither of लगा रहे हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। क्यों, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जब हम बोलते हैं either of या neither of, उसका मतलब ये होता है either of is like A या B में से कोई एक। either का मतलब है, neither मतलब ना A ना B, कोई भी नहीं। Thus in that case सिंगुलर ही आएगा ना। अगर हम either of neither of कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे मैंगो है, तो अगर आपको एक चूज करना है तो वो सिंगुलर हुआ, और एक चूज करने में से आपको दोनों ही नहीं पसंद आए तो जीरो है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जीरो मतलब सिंगुलर में आएगा। Thus it takes singular verb। आपको मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। Either of her parents is going to attend the wedding। किसी की तो शादी है भाई, उसमें से इस एक लड़की की कोई भी एक पेरेंट जाने वाला है या जाने वाली है, या तो मम्मी या तो पापा, दोनों नहीं जा पाएंगे। मतलब रिश्तेदारों की नहीं, नेबर्स की है, तो कोई एक पेरेंट जाके देख के आ जाएंगे या खा के आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे नीदर बना दूं, नीदर ऑफ हर पेरेंट्स इज गोइंग टू अटेंड द वेडिंग, मतलब दोनों में से कोई भी पेरेंट नहीं जा रहे, तो जीरो, जीरो इज सिंगुलर। यही है, इतनी ही इजी रूल्स है भाई, सब ऐसे ही हाइप अप बना देते हो। कमिंग टू 6A, यहाँ पे ईदर ऑफ था इन 6, यहाँ पे है ईदर और, नीदर नॉर, ऑफ की जगह और नॉर आ गया। एंड यहाँ होगा क्या, द वर्ब टेक्स द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। इसको समझो, व्हेन आई एम यूजिंग ईदर और या neither nor, in that case the verb takes the subject closer to it। एग्जाम्पल ले लो, either her father or her mother, नहीं, डैश गोइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, कहीं भी जा रहे। सेंटेंस है ईदर हर फादर और हर सिस्टर्स डैश गोइंग। इसको उल्टा कर देते हैं, ईदर हर sisters or her father dash going। In this case, पहले वाले में the first subject is father, this is subject 1, and sisters is subject 2,
And in the second case, sisters is subject 1 और father is subject 2. इतना तो क्लियर है भाई, दो सब्जेक्ट्स है, कौन सा सब्जेक्ट 1 कौन सा सब्जेक्ट 2, जो पहले है वो 1 जो बाद में है वो 2. तो वर्ब इन इस केस में, इस रूल में क्या होगा, वर्ब वो होगा या वर्ब वो वाला फॉर्म लेगा जो उसके क्लोजेस्ट में सब्जेक्ट है. मतलब द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब विल टेक उसी का फॉर्म. यहाँ पे वर्ब का प्लेसमेंट है, सब्जेक्ट 2 है यहाँ पे वर्ब के पास में, सब्जेक्ट 1 तो बहुत दूर है ना भाई, सब्जेक्ट 2 इज क्लोजर, तो ये फॉर्म लेगा सब्जेक्ट 2 का. सेम केस, सब्जेक्ट 2 इज क्लोजर, सब्जेक्ट 1 यहाँ पे पहले सेंटेंस में दूर है, तो सिस्टर्स है, वर्ब बन जाएगा प्लूरल. एक बात को समझो, अगर वर्ब हमारा यहाँ है, वर्ब के सबसे क्लोजेस्ट, यहाँ पे कैच वर्ड है क्लोज या क्लोजेस्ट, हमारे वर्ब के क्लोजेस्ट तो सब्जेक्ट 2 ही ना आएगा भाई, सब्जेक्ट 1 थोड़ी ना जनरली आएगा. तो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, उसके बाद आएगा वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा ही हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. Thus, the verb generally takes the form of subject 2. Generally. कभी कभी सेंटेंस का फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, सब्जेक्ट 1 वर्ब और डैश डैश करके सब्जेक्ट 2 आता है, तो तब वर्ब लेगा सब्जेक्ट 1 का ही फॉर्म, जो क्लोजर है, जो ज्यादा पास है. यहाँ पे इन दिस केस, जस्ट टू रिपीट इट फॉर यू, फादर हमारा सब्जेक्ट 1 है इन द फर्स्ट सेंटेंस, सिस्टर हमारा सब्जेक्ट 2 है, एंड दिस सब्जेक्ट 2 इज क्लोजर टू द वर्ब. प्रॉक्सिमिटी देखो, क्लोजर है ना, पास है, इसीलिए सब्जेक्ट 2 का फॉर्म लेना है. दैट्स इट, इतनी ही सिंपल है. ठीक है, रूल में भी मैं यहाँ पे मेंशनिंग के लिए लिख देती हूँ कि वर्ब टेक्स द फॉर्म ऑफ द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ऐसे याद रखना, वर्ब लेगा अपने नजदीकी वाले सब्जेक्ट का फॉर्म. आते हैं रूल 7 पे. सेंटेंसेस विथ मेनी अ, मोर देन अ, टेक सिंगुलर वर्ब. मेनी अ, मोर देन अ, वन ऑफ. इन केसेस में, इन फ्रेजेस को अगर आप सेंटेंस में डाल रहे हो तो कुछ भी हो जाए, आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब ही आएगा, आंख बंद करके. फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ मैंगोज डैश इन द फ्रिज, डैश लेफ्ट इन द फ्रिज. सो मैं इज ही लगाऊंगी क्योंकि सिंगुलर ही आएगा मैनी अ मोर देन इनके साथ. एक और एग्जाम्पल ले लो, मोर देन 10 एप्पल्स इज केप्ट इन द बास्केट. सुनने में लगेगा मैम ये थोड़ा अजीब नहीं साउंड कर रहा है, आर आना चाहिए. नहीं भाई, ये रूल है, एक्सेप्शंस मैंने नहीं बोले थे आएंगे, ऐसे ही एक्सेप्शंस है भाई. तो ये रूल में मेनी अ, मोर देन, वन ऑफ, ये फ्रेजेस अगर मिले आपको सेंटेंस में, उसको आइडेंटिफाई करो और मेक श्योर वर्ब आप सिंगुलर ही डालो, कुछ भी हो जाए. Coming to the last rule, which says when a sentence uses not only but also, the verb agrees with the closer subject. ये ना हमारे इस रूल के साथ सिमिलर है, ये दोनों रूल सिमिलर है. जब not only but also है, उसके एक साइड में सब्जेक्ट 1 होगा, एक साइड में सब्जेक्ट 2 होगा, और फिर वर्ब आएगा, तो वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी का फॉर्म लेगा, इसकी तरह. एक और बार एक्सप्लेन लेता है. ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स but also their class teacher dash going for the
पिकनिक। तो ये रूल कुछ ऐसा है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एडेड है। वर्ब कौन सा फॉर्म लेगा? वर्ब लेगा द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, उसका फॉर्म। तो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, बट ऑल्सो देयर क्लास टीचर, क्लास टीचर है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। और यहाँ आ गया हमारा वर्ब का ब्लैंक। वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट क्लोजर है? अभी ऐसे मत देखना कि ऊपर नीचे लिखा है तो ये क्लोजर है, ये लाइन ऐसे जाएगी ना सीधा, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट 2 क्लोजर है। क्लास टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर बन जाएगा, इज गोइंग। अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे, और हमने अगर ऐसे लिखा कि नॉट ओनली द क्लास टीचर बट ऑल्सो देयर नहीं द स्टूडेंट्स, उस टाइम पे वर्ब हमारा बन जाएगा प्लूरल, आर गोइंग। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट 1 सीटी है, क्लास टीचर है, और सब्जेक्ट 2 हमारा स्टूडेंट्स है जो प्लूरल है। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट 2 अगर प्लूरल है विच इज क्लोजर टू द वर्ब, तो वर्ब भी प्लूरल बन गया। इतना ही है। ये रूल नंबर 6 और 6A और रूल 8 दोनों सिमिलर है, ठीक है, बस फ्रेजेस अलग है। तो इतनी थी भाई, इतनी ही थी, एंड ये डिफिकल्ट है नहीं। एंड दैट्स इट गाइस फॉर आवर डिस्कशन। मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन stay smiling, stay happy, take care. Signing off with teacher Magnolia. Bye bye.